दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। सीएनटी के हमने पहले पार्ट को हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने करीब 63 जो धाराएं हैं सीएनटी की उनको देखने का प्रयास किया था और कुछ धाराएं जो हैं वो बाकी रह गई थी सीएनटी 1908 में। तो उन्हीं धाराओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह से इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी आप पिछला वीडियो जो एसपीटी और सीएनटी को लेकर मैंने बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारा हम लोग 64 पे बात करेंगे सबसे पहले। तो धारा 64 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सीएनटी हो या फिर एसपीटी हो, इस एक्ट में एक व्यक्ति है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में रहता है, वो है उपायुक्त, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी। तो ये डीसी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में है। तो डीसी के आदेश से कई चीज़ें यहाँ पर चेंज होती है। तो उसी तरह से ये 64 में कहा गया है कि अगर डीसी आदेश देता है तो क्या किया जाएगा, किसी भी भूमि को कोड़कर में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ठीक है, कोड़कर। अब सवाल है कि ये कोड़कर क्या होता है। तो कोड़कर यही होता है कि कोई भूमिहीन मजदूर है, मान लीजिए, अब वो जो है कोई बंजर भूमि लेता है, कोई परती भूमि लेता है और उसको कोड़कर, यानी कोड़ना मतलब खोदना, खुदाई करना और उसको खेती के लायक बनाना। तो वो अगर बनाता है तो इसके आप परमिशन उसको किससे लेना पड़ता है, तो उपायुक्त से लेना पड़ता है। और उपायुक्त से परमिशन लेने के बाद उस भूमि को वो कोड़कर में परिवर्तित कर सकता है। ये कैसा भूमि होगा, तो ये परती भूमि होगा, इसी को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये है कि देखिए, जैसे अब यहाँ पे 65 में ये साफ साफ कहा गया है कि जैसे कोड़कर उसने जो भूमि में चेंज किया वो कृषि के लिए भूमि होना चाहिए, ठीक है। 65 में कहा गया है कि उसका यूज बगीचे के रूप में नहीं कर सकता वो, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा उसमें अधिवास यानी वास, उसमें अपना घर नहीं बना सकता। तो ये सारी चीज़ें इसमें 66 में ये कही गई है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी भूस्वामी या काश्तकार के लिए जो ये उपबंध हम लोग देख रहे हैं, इसमें कई चीज़ें और कही गई हैं। बेदखली की बात की गई है इसी में कि जैसे कोड़कर है, अब कोड़कर है जो मान लीजिए कि कोई नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो 68 के अंतर्गत उसको बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी कोड़कर को बेदखल करने की बात कहाँ पर है, तो 68 में है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और 69 में इसका आधार बता दिया गया है। आप जानते हैं कि जब भी बेदखल की बात आती है उसका आधार आता है किस बेस पे इसको हटाया जाएगा। तो जब नियम कानून का ये उल्लंघन करेगा तो इस कोड़कर को यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा इस भूमि से। तो 68, 69 इस कोड़कर के बेदखली के बारे में है। और बाकी 64 और 66 जो है ये मैंने बताया आपको कि उपायुक्त आदेश देगा कोड़कर भूमि के लिए और वहाँ पर बगीचा या वास ये सब चीज़ें उस मतलब इनमें परिवर्तित वो नहीं कर सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये है कि 71 एक क है, या ए कह सकते हैं या क कह सकते हैं, जो भी कहिए। 71A में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो भी भूमि होगा वो किसी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से जो लिया जाएगा वो जो है वो झांसा देकर आप नहीं ले सकते, यानी धोखाधड़ी नहीं कर सकते, ये बात कहा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि धारा 46 में कंडीशन था कि किन किन उद्देश्यों के लिए जो भूमि है उसका हस्तांतरण होगा, वो हमने देखा था। तो यहाँ पे झांसा या धोखाधड़ी के तहत अगर कोई ज़मीन एसटी का आदिवासियों का जो अपनाता है या आप कह सकते हैं कि लेता है, तो उसको उपायुक्त के द्वारा क्या किया जाएगा, पुनः कब्जा उसको वापस दिला दिया जाएगा। तो 71A में इसकी बात की गई है। तो याद रखिएगा कि ये अधिकार किसके पास है, तो उपायुक्त के पास है कि वो चाहेगा तो उसको वापस दे सकता है, उस भूमि को वापस करवा सकता है। तो यही है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ पे 71 ख में एक पॉइंट है कि जैसे विधि विरुद्ध अगर अंतरित भूमि होती है तो बी में या ख में कहा गया है कि इसके लिए दंड का प्रावधान है कि अगर आप जो भी है भूमि का अंतरण में विधि का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर दंड लगेगा। क्या लगेगा, तो इसको याद रखिएगा कि आपको 3 साल का जेल हो सकता है, 3 साल का जेल है 71 ख में। इसके अलावा 1000 रुपया जुर्माना है, 1000 रुपया जुर्माना है या फिर दोनों है। तो ये आपका दंड है 71 ख में, ये चीज़ कहा गया है, बहुत ज़्यादा काम का है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि धारा 75 में कहा गया माप के बारे में कि भूमि की माप की जाएगी, सर्वेक्षण की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा, मेजरमेंट की बात है। फिर हम लोग आगे चलेंगे तो अध्याय 12 में जब आएंगे तो यहाँ पे धारा है 80। तो 80 में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे 75 में माप याद रखिएगा, इसको 75 मीटर या सेंटीमीटर में कर लीजिए तो माप से याद रहेगा कि जैसे 75 मीटर, तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा इसमें भूमि की माप की बात थी, तो ये ट्रिक हो जाता है। और 71 ख में दंड है, देखिए ख में दंड है, तो इसको किसी भी तरह से आप जोड़ के याद कर लीजिए। कुछ में देखिए ट्रिक काम आएगा, बाकी सीएनटी में ज़्यादा ट्रिक आप बनाएंगे तो ट्रिक ही याद करते करते रह जाएंगे क्योंकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो जब आप 80 में आएंगे तो यहाँ पे एक सर्वेक्षण की बात करी गई है
कि सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति जो होगी वो राजस्व अधिकारी की होगी। तो यहाँ पे 80 में किसकी बात की गई है, तो सर्वेक्षण की बात की गई है। और ये आदेश कौन देगा, तो राजस्व अधिकारी देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राजस्व अधिकारी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 85 में आएंगे तो यहाँ पे लगान निर्धारण की बात है, लगान की निर्धारण, सॉरी लगान है, ग है, तो ये लगान निर्धारण 85 में है। तो 80 में सर्वेक्षण, 85 में आपको याद रखना है लगान। तो 85 रुपये लगान करके कर सकते हैं। हालांकि लगान वाली धाराएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको भी ट्रिक से करना संभव नहीं है। तो 80 को सर्वेक्षण, 85 में लगान, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ें तो एक 92 में कहा गया है कि जो अधिकार अभिलेख है, अधिकार अभिलेख के संबंध में न्यायालय जो है वो टांग नहीं अड़ा सकती है। ठीक है, न्यायालय यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 80, 85, 92, ये जो अध्याय 12 है और इस अध्याय 12 में बात की गई है अभिलेखों की, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उनकी बात की गई है। जैसे सर्वेक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स है वो राजस्व अधिकारी के आदेश से तैयार होता है। लगान जो तय होता है अभिलेखों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, उसकी बात 85 में की गई है। और अभिलेखों के मामले में जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करता है या नहीं कर सकता है, ये बात 92 में कही गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएंगे धारा 101 और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 13। तो अध्याय 13 में क्या है कि भूमि संबंधी जो भी शर्तें हैं उसकी बात की गई है। तो 101 में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि नई भूमि जो होती है, नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध कहा गया है। यानी जो नई भूमि जो तैयार की जाएगी उसके लिए यहाँ पे कंडीशन बताया गया। तो 101 में नई भूमि, जैसे इसको कर लेंगे कि मान लीजिए नई मंदिर नया कुछ बनता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, चंदा मांगते हैं। और चंदा जनरली कैसे दिया जाता है, 101 रुपये, 51 रुपये, इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पे 101 याद रखिएगा कि 101 रुपये यहाँ पे चंदा आया, किसके लिए, नई भूमि के लिए आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है और याद भी नहीं रहेगा। आगे हम लोग अध्याय 14 में आते हैं। तो देखिए इस साइड में अध्याय 14 है और यहाँ पे अध्याय 14 में एक 118 है। 118 जो धारा है, आर्टिकल है, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि भूस्वामी की जो विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, यानी कि किस भूमि पर भूस्वामी का विशेषाधिकार हो गया, यानी सीधा आप कह सकते हैं कि भूस्वामी का विशेषाधिकार की बात की गई है कि वो उस भूमि पर क्या क्या कर सकता है। ये की गई है 118 में। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि भूस्वामी जो है अपना स्टॉक रख सकता है। स्टॉक किस चीज़ का रखेगा, तो गाय का रखेगा, बैल का रखेगा, हल का रखेगा, इन सारी चीज़ों का स्टॉक रख सकता है। इसके अलावा भाड़े पर वो मजदूर रख सकता है। ठीक है, भाड़े पर मजदूरों को रख सकता है। इसके अलावा इस पर पट्टा उसका होता है, अपना पट्टा उसका शर्त होता है। इसके अलावा जो है एक रजिस्टर तैयार होता है, उसमें छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम जो है 1869 वाला, तो उसके तहत एक रजिस्टर तैयार होता है, उसमें भी ये सारा मेंशन रहता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो याद रखिएगा 118 में क्या है, भूस्वामी का विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। तो अध्याय 14 में ये आर्टिकल काम का है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 में कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो राज्य सरकार राजस्व अधिकारी के अधिकारों की बात की गई है, तो याद भी नहीं रहेगा और काम का भी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 118 के बाद हम लोग आगे चलेंगे अध्याय 16 में, यानी चैप्टर 16, और इसमें हम लोग आर्टिकल 135 को देखने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 135 में क्या है कि उपायुक्त जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उपायुक्त जो है ये न्यायालय का स्थान ले सकता है। यानी उपायुक्त क्या है, खुद में एक न्यायालय है, खुद में एक कह सकते हैं आप कोर्ट है, और ये सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब कोर्ट है खुद में तो सुनवाई कर सकता है। अब ये सुनवाई जो करता है ये ओपन कोर्ट में करता है। तो याद रखिएगा इसका जो खुली सुनवाई करता है, ओपन कोर्ट इसका होता है, और वहीं पर सारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी विवाद है, उसका निर्णय ये करता है। इसके अलावा 136 में जो वाद विवाद के लिए जो भी आप आवेदन पत्र देंगे वो कहाँ देंगे, तो आप राजस्व कार्यालय में देंगे। ठीक है, राजस्व ऑफिस में देंगे, उसकी बात यहाँ पर की गई। तो 35 में कह दिया गया कि उपायुक्त भाई खुद ही न्यायालय है, कहीं भी सुनवाई कर सकता है। 36 में कहा गया कि जो आपको डॉक्यूमेंट देना है वो कहाँ देना है, तो राजस्व ऑफिस में देना है। 138 में बताया गया है कि मान लीजिए कि दो जिला या अनुमंडल की बात, इनके बीच में किसी मामले को लेकर विवाद है, तो जिस अनुमंडल में भूमि ज़्यादा होगी, यानी जहाँ भी भूमि ज़्यादा है उसी अनुमंडल में इसका सुनवाई होगा, ये कहा गया है 138 में। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा 139 में यहाँ पे कहा गया है कि रद्द और बेदखली की जो भी पट्टा वट्टा है वो उसका अधिकार किसके पास है, तो उसका अधिकार है रद्द करने या बेदखली करने का उपायुक्त के पास है, यानी डीसी के पास है। इसकी बात 139 में कहा गया। ठीक है, कि उसका पट्टा जो है उसको कैंसिल कर सकता है और उसको बेदखल कर सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई है।
इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक पॉइंट ये है कि 169 में आएंगे। 169 धारा में क्या कहा गया है सीधा उसके बाद। तो 169 धारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि अंतिम सुनवाई चल रही है और वहाँ पे दो में से कोई एक पक्षकार जो है वो नहीं आता है, तो फिर सबूतों के आधार पर भी कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई आगे चलेगी, एक अगर पक्षकार कोई नहीं आता है दोनों में से, तो ये बात है। उसके बाद 169 के बाद आपको ध्यान रखना है 170। तो इसमें यह है कि जो भी निर्णय अदालत देगी वो किस भाषा में देगी, तो वो इंग्लिश में देगी, ये बात कहा गया। ठीक है, इंग्लिश में देगी। ये क्या है, रिपोर्ट है, जो निर्णय है जो इसी में देगी। जजमेंट आप कह सकते हैं, तो वो इसमें देगी, जजमेंट का ये रिपोर्ट नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 169 70। तो 169 में क्या है कि एक पक्षकार रहा और तो भी यहाँ पे सुनवाई होगा सबूतों के माध्यम से। 170 में होगा कि इंग्लिश में जजमेंट सुनाया जाएगा, ये बात कही गई। इसके अलावा 171 में यह है कि स्थानीय जांच होगी, यानी कोई भी अगर विवाद होता है तो बिना जांच का कैसे फैसला सुनाया जाएगा। तो स्थानीय जांच की बात कही गई है किसमें, 171 में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 171 में स्थानीय जांच की बात की गई। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे आ जाएंगे तो अगला हमारे पास आर्टिकल होगा 188। 188 में क्या है, तो यहाँ पे होए निष्पादन वारंट के प्रभाव की समावधि। यानी जो उपायुक्त है, वो जो उपायुक्त के पास जो अधिकार है वो ये है कि वो वारंट पर हस्ताक्षर 60 दिन, अधिकतम 60 दिन लेगा हस्ताक्षर करने से। ठीक है, तो उपायुक्त जो है वो कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। किस लिए लेगा, तो जो भी निष्पादन वारंट है, वारंट पे साइन करने के लिए वो 60 दिन लेगा। ठीक है, वारंट पे साइन करने के लिए। किस लिए, किस चीज़ का वारंट, तो याद रखिएगा जो कुर्की होता है, जो जब्त होता है चीज़ें, तो उन जब्ती का जो वारंट होता है उसके लिए ये 60 दिन लेगा साइन करने के लिए। ठीक है, सिग्नेचर के लिए, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि 191 में एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 188 के बाद 191 में एक पॉइंट है। 191 में कहा गया है कि जो निर्णीत ऋणी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, यानी जो भी ऋण लिया है, ऋण चुका नहीं रहा है, तो उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा। और ये भी उसी के बारे में है कि उसी का संपत्ति कुर्क हो जाएगा, उसी को वारंट जारी होगा। 60 दिन के भीतर सिग्नेचर करके उसको पकड़ा जाएगा वारंट के माध्यम से। और 191 में कहा गया है कि जो ऋणी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गिरफ्तार ऋणी को 50 रुपये तक की धनराशि जो है वो भुगतान करना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 50 रुपये उस पर जुर्माना लगेगा और जेल में रखा जाएगा कितना, 6 मंथ तक। तो इस तरह से अगर ऋण नहीं चुका रहा है तो 50 रुपये का जुर्माना और 6 मंथ तक जेल में रखा जाएगा। ये 191 नंबर के अनुच्छेद में कहा गया। इसके बाद हम लोग आएंगे 200, सीधा आ जाएंगे 200। तो 200 में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा इसमें कहा गया है अभिग्रहण यानी एक्विजिशन और विक्रय के बीच अंतराल कहा गया है। यानी कोई मान लीजिए कि संपत्ति है, तो इस संपत्ति के बारे में कहा गया है कि इसको हमने क्या किया, कुर्क किया, जब्त किया। ठीक है, उसी को कहते हैं एक्विजिशन। कुर्क या जब्त किया गया और फिर इसका विक्रय किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 10 दिन का गैप होना चाहिए, ये कहा गया 200 में। अब 10 दिन का गैप क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ऋणी है मान लीजिए उसे चुका नहीं पा रहा है लगान किसी भी कारण से, अब उसकी संपत्ति आपने जब्त कर लिया। अब हो सकता है कि वो कहीं से पैसा इंतजाम करके और उसको चुका दे, तो उसके लिए 10 दिन का गैप यहाँ पे रखा गया है। और अगर 10 दिन में वो नहीं चुकाता है तो फिर इसको विक्रय कर दिया जाता है उस भूमि को। तो याद रखिएगा ये किस में है, तो ये है धारा 200 में। अब आते हैं धारा 212, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सारा मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारा आर्टिकल है, सारा याद करना असंभव है, इस वजह से इम्पोर्टेंट वाले को ही हम लोग यहाँ पर चुन कर देख रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिएगा, और बाकी शेयर वेयर आप कर सकते हैं, इच्छा हो तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। 212 में जब आएंगे तो ऋण की राशि तथा क्रेता को दिए जाने वाले प्रतिकार की राशि जमा कर देने पर जो संपत्ति का विक्रय है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कही गई है कि मान लीजिए कि जो ऋण है वो चुका देता है, तो ऋण चुकाने पर क्या होगा कि उसका जो विक्रय होने वाला था वो विक्रय कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब विक्रय नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये 90 दिन का इसमें टाइम लगता है कि विक्रय कैंसिल करने के लिए
90 दिन उपायुक्त लेगा और 90 दिन के भीतर उसको अपास्त करेगा, मतलब 90 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन देना होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आगे चलें 215, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 215 में क्या है कि अगर मान लीजिए उपायुक्त जो आदेश देता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, तो उपायुक्त के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कहा गया है कि जो धारा 139 है उसके अधीन रखा गया था कि अगर 100 रुपये तक का मामला है तो वहाँ पे अंतिम जो अपील करता है वो उपायुक्त है, उपायुक्त से ऊपर आप नहीं जा सकते 100 रुपये तक का अगर मामला है तो। दूसरा कहा गया है कि 100 रुपये से लेके 5000 तक का अगर मामला है तो आपको किसके पास जाना होगा, आपको आयुक्त के पास जाना होगा, यही सबसे ऊपर है, यही अंतिम है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और अगर 5000 प्लस का मामला है, रुपए में 5000 रुपया प्लस का मामला है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये किसका आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया, तो याद रखिएगा 215 के अंतर्गत कहा गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, अगला हमारे पास धारा है 230 और अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 17 में। और ये जो 230 है यानी चैप्टर 17 है, ये बात करता है परिसीमा का, यानी लिमिटेशन का बात करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 230 में कहा गया है कि भाई सीएनटी के लिए परिसीमा है कि वो लागू कब होगा, तो 230 इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना काम का नहीं है। 231 से शुरू होगा कि इसमें कुछ साधारण नियम दिया गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वाद है, ठीक है, कोई भी केस है, तो वो उस समस्या से या बेदखली जो भी समस्या आ रहा है उसके 1 वर्ष के भीतर आपको दायर करना होगा। 1 वर्ष का लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, कि कोई भी विवाद है, वाद है, तो उसको आपको 1 वर्ष के भीतर ही दायर कर देना है उस घटना के बाद। ठीक है, फिर 232 में कहा गया है कि पट्टा वट्टा का अगर कुछ है तो उसके बारे में बताया गया है कि उसके लिए भी कुछ लिमिटेशन है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं है तो इसलिए 233 में आ जाएगी। तो 231 में हमने देख लिया 1 साल है। 233 में क्या है, तो यहाँ पे बेदखली की बात है। ठीक है, बेदखली, और यहाँ पे क्या है, वाद है, केस है कि वाद आपको दायर करना है तो आपको 1 वर्ष के भीतर दायर करना है। बेदखली में क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि बेदखली के लिए अगर कोई वाद है तो आपको 2 वर्ष के भीतर इस पे ऊपर सुनवाई किया जाएगा, 2 वर्ष के भीतर। 234 में क्या कहा गया है कि लगान अगर बकाया का मामला है, याद रखिएगा, लगान अगर बकाया का मामला है तो इसको 3 वर्ष के भीतर निपटाया जाएगा। 3 वर्ष यहाँ पे टाइम दिया गया। तो 1 वर्ष है नॉर्मल वाद, बेदखली में 2 वर्ष है, लगान बकाया में 3 वर्ष, इस तरह से बताया गया। और एक 237 के अधीन कहा गया, 237, तो 237 के अधीन कहा गया है कि अगर कब्जा वापस का मुद्दा है, कब्जा का, तो ये भी 3 वर्ष में निपटाया जाएगा। ठीक है, तो कब्जा वाला विवाद है तो भी 3 वर्ष, लगान बकाया का विवाद है तो भी 3 वर्ष। तो इस तरह से 3 वर्ष यहाँ पर बात की गई है किसके अधीन, 237 और 234 के अधीन, और आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं आगे, तो 240 नंबर धारा क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है। 240 कहता है कि जो मुंडारी खुटकटीदारों की बात करता है कि जो मुंडारी खुटकटीदार हैं ये लोग अपनी भूमि का अंतरण नहीं करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जो हमने पीछे पढ़ा था उसी के बात है कि मुंडारी खुटकटीदारी जो भूमि है उसका अंतरण नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा काम का है। और करेंगे भी तो वही है, जो विकास योजनाएं हैं उसके तहत वो करेंगे, उसके अलावा वो नहीं करेंगे। और इतना ही काम का है। फिर आगे चलते हैं। 240 में मुंडारी खुटकटीदार का भूमि अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा हम लोग सीधे चलेंगे अब अध्याय चैप्टर 19 में, और चैप्टर 19 के कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें 257 है। 257 बात करता है संयुक्त भूस्वामी की। ठीक है, यानी कोई भूमि है तो वहाँ पे संयुक्त भूस्वामी हो सकता है, उसके बारे में 257 बात करता है। उसके बाद आता है 268। 268 बात करता है दे धन की वसूली, यानी जो ऋण दिया जाता है उसके ब्याज सहित वसूली की बात करता है। तो याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, 268 में वसूली की बात है। ठीक है, 268 वसूली। और इसी के साथ जो भी सीएनटी में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल उस 63 के बाद बचे थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सभी को देखना संभव ही नहीं है और याद भी नहीं रहेगा। अब जो यहाँ पे मैंने बताया है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने, अब 100% नहीं कह सकते, हो सकता है ना भी बने, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करके जाते हैं तो संभव हो सकता है कि आप जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया जाए तो आसपास में आप छांट कर सॉल्व कर लें कि हाँ ये नहीं होगा, ये होगा, अगर इन आर्टिकल्स को भी अगर आप देखकर अच्छे से जाते हैं तो। बाकी कहना मुश्किल है कि इसी से आएगा, कोई भी नहीं कह सकता। और
अगर आपका पहले से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से आपका काफ़ी चीज़ें कवर भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।